जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड ज़ुहैब हियर। ज़ुहैब, दरअसल बात ये है कि ये मेरी आंख जो है ना, बिल्कुल जैसे ही काउंटडाउन हुआ तो यहाँ से पानी निकल रहा है। हमने पीएसएल की बात करनी थी। पानी पानी हो रही है। हमने पीएसएल की बात करनी थी, तो बात यह है कि बड़ा ही अफसोस हुआ है कि पीएसएल जो है सारे मैचेस, द एंटायर इवेंट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। और सच बात तो ये है कि हम बीच में बात भी करते थे, जब खासतौर पे डग आउट में देखते थे फ्रेंचाइज ओनर्स को भी बैठे हुए, उसके बाद सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक टेंशन होती थी कि वो बबल जो था, जो कि बनाया गया था सारे प्लेयर्स के लिए, सिक्योर बायो सिक्योर बबल जिसको कहा जा रहा था, व्हाट अबाउट दैट? ये किस तरह हो सकता है कि इनमें से बहुत से लोग जो आपको अक्सर नज़र आते हैं शाम के वक्त, रात के वक्त बाहर औकात में, तो वो तो उस बबल का हिस्सा नहीं है, तो हाउ आर दे बीइंग अ पार्ट और मीटिंग द रेस्ट ऑफ द टीम्स? तो ये एक सवाल बड़ा रहता था दिमाग में, और अब आपने देख ही लिया कि क्या हमने यही बात की थी। हमने तो खैर आज का कहा था कि रिपोर्ट आनी है, लेकिन उससे पहले ही देखें वो 2-4 घंटे बाद ही ये खबर आ गई कि पोस्टपोन हो गया। पीएसएल की बात ये करेंगे हम, और इसके साथ साथ ये जो वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया है, इस पर क्या हो सकता है कल, क्योंकि बड़ा अहम दिन है, सैटरडे को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। और दो तीन चीज़ें बहुत जल्दी मैं ये कहता जाऊँ। वो एक है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डला है, जो हफीज़ शेख को वोट नहीं डला, हुकूमत के ख़िलाफ़ ये वोट डला है। तो अब ये कल पता चल जाएगा कि अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ अरकान ने वोट डाला है तो इसका मतलब ये है कि फिर कल भी उनको नहीं, बिल्कुल, तो हाथ भी खड़े नहीं होने चाहिए। और अगर हफीज शेख को के खिलाफ ये डाला, यानी कैंडिडेट के खिलाफ डाला है, तो फिर वजीर आजम के हक में हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहना, बिल्कुल, लेकिन कहना यही है कि अब जिसने वहाँ हफीज शेख को वोट नहीं डाला और अपोजिंग कैंडिडेट को डाला है, अब प्लीज वो हाथ ना उठाएं, एटलीस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो लिहाजा वही बात हम बात कर रहे थे ना कि कल जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है, तो उसमें तो सच्चाई आ जाए, कोई ऑनेस्टी आ जाए। एंड इफ दैट इज हाउ यू फील, देन एटलीस्ट डोंट बी अ हिपोक्रेट, डोंट लाई। ये बात बिल्कुल आपने सही, कॉन्शियस के मुताबिक आप करें वोट, लेकिन फिर ये नहीं ना कि पार्टी में बैठ के आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो आप ही को वोट देंगे, और वहां जाके आप कॉन्शियस, लेकिन हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। और फिर ये सारी चीजें बड़ी अच्छी तरह नजर आ रही हैं सारों को, सो डोंट डू दैट। ये कल बड़ा इंटरेस्टिंग, वैसे इवन मोर देन द सेनेट इलेक्शन वाला दिन, कल इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। There were such good moments as well, मतलब पीएसएल के दौरान भी, और फिर इन प्लेयर्स की जो हमें वीडियोस और इस किस्म की चीज़ें भी नज़र आ रही थी। बड़ा ही वैसे अफसोस हुआ, सिंसियरली और जेन्युइनली अफसोस हुआ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और बड़ा अच्छा स्टार्ट वाज ग्रेट, मैचेस वर गोइंग अमेजिंग। और अब तो लोग भी आना स्टार्ट हो गए थे, शायकीन भी अब स्टेडियम में थे, फिर 100% हो जाएगा, बट आई गेस वो सारा स्टॉल ही हो गया। कोई बात नहीं, होता रहता है। और आगे अब इस साल के एंड पे कह रहे हैं कि रीशेड्यूल होंगे, और कोरोना वायरस से निजात मिले किसी तरह, तो सारी एक्टिविटीज दोबारा से उसके बारे में बात करनी है। अब बढ़ते हैं जरा आगे, सेनेट इलेक्शन की बात हो जाए, उसके बाद की बात हो जाए। हफीज शेख की शिकस्त के बाद सियासी कशीदगी अपने जोरों पर है। जहां एक तरफ पीडीएम में शामिल जमातों को नया हौसला मिला है, वहीं हुकूमत इस गैर मुतवक्की शिकस्त से संभल नहीं पा रही। कल कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जज्बात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि ओपन बैलेटिंग की हिमायत न करके इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। क्या कहा इससे मुताल्लिक़ इमरान खान ने, ये सुनिए। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने भी आज अहम इजलास बुलाया है, जिसमें वज़ीर आज़म की तकरीर समेत मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। और हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म ने हफ्ते को यानी कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का भी बाकायदा ऐलान किया। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, वो तो ओपन होगा ना। अब ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं अपोजिशन में चला जाऊँगा।
वज़ीर आज़म ऐवान से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हुए तो PTI को लेने के देने पड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत से बैकफुट पर चली जाने वाली PDM को नया एतमाद और हौसला मिला है। बिलावल भुट्टो ने कल इशारा दे दिया है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बिलावल भुट्टो ने पंजाब हुकूमत के खात्मे का इशारा उन्होंने दिया, उनका हदफ है ये। और पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग क्या है पंजाब में? 7 सीटें हैं शायद, टोटल 7 या 8 जी। और इनिशिएट किया पीपल्स पार्टी ने। सुनिएगा। अब ये कठपुतली तमाशा नहीं चलेगा, अब ये ड्रामा बाजी नहीं चलेगा। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको बताएगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले। अच्छा, ये आपने सुन लिया। और जिस तरह के हम अभी बात कर रहे थे कि ये अलग बात है कि पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद सिर्फ 7 है, तो PP को पंजाब हुकूमत गिराने के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की ज़रूरत भी पड़ेगी। बज़ाहिर काफ लीग और PTI में मामलात आजकल जो हैं वो बिल्कुल ठीक ही चल रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने बताया हफीज़ शेख को वोट देने वालों ने पैसा नहीं, नून लीग का टिकट मांगा। एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, सर झुका के आजी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हाँ, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और PDM के कैंडिडेट को वोट दिया। जी, तो बज़ाहिर अपोजिशन आज खुश है, लेकिन हफ्ते को वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले लेते हैं, सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो हुकूमत एक बार फिर बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान जो भी हिकमत अमली बना रहे हैं, 4 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास उन्होंने तलब कर लिया है और वहाँ डिस्कस होगा ये मामला कि कल क्या होता है और अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है बिकॉज ऑब्वियसली कल बहुत बड़ा दिन है और कुछ भी हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब, वज़ीर आज़म ने 6 मार्च को ऐवान से एतमाद का वोट यानी कल हासिल कर लिया, तो हुकूमत का एतमाद भी जो है वो बहाल हो जाएगा। तो क्या अपोजिशन कोई तैयारी कर रही है कि जिन PTI अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी के हक में वोट दिया उनको वज़ीर आज़म के खिलाफ ओपन वोटिंग में भी इस्तेमाल किया जाए? कुछ ऐसी बातचीत हो रही है? देखें, अगर इतनी ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर में और ख़ुद पर इतना एतमाद है या अपने अरकान असम्बली पर वो एतमाद करते हैं, तो फिर या तो इख्तियारात जो आज उनके पास हैं, जो ताकत उनके पास है, जो अदारे उनके पास हैं, जो एजेंसियाँ अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ अपने हों या पराए हों उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, उनको एक साइड पर रख के उनको दावत दें ना कि ओपन उनके आपके ख़िलाफ़ वो वोट पोल करें या फिर खुफिया रायशुमारी करें। आपको पता चल जाए कि आपके अरकान असम्बली आपसे कितना तंग है। ये क्या हुआ कि आप अपने पास इख्तियारात भी रखें और सबको एक जगह जमा भी किया हुआ है, जाने नहीं दिया घर को कि आप उस वक्त जाएंगे जब मेरे पे एतमाद का इजहार करेंगे। तो इन चीज़ों से लोगों को आज़ादी दें, आपको पता चले। अच्छा जावेद लतीफ़ साहब, ये कहिएगा कि सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ एक मरतबा तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो चुकी है और उसके पीछे अवामिल क्या थे, कौन लोग थे, ये मुझसे बेहतर हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो क्या इस मरतबा भी आपके साथ कोई हाथ हो सकता है, आप ये समझते हैं? देखें, उस वक्त जो कुछ हुआ था, अगर वो हाथ दोबारा काम आए तो यकीनन वही रिज़ल्ट होगा जो पहले आया है। और अगर खुफिया हाथ जो हैं उन्होंने काम ना किया, आज़ादी सबको मिली, आज़ादाना कोई वोट पोल कर सका, तो 6 की आज भी अक्सरियत है अपोजिशन के पास, तो यकीनन फिर अपोजिशन का ही नुमाइंदा जीतना चाहिए, वरना फिर 14 वाला ही हाल होगा। अच्छा जावेद लतीफ़ साहब, ये भी बताइएगा कि मरियम नवाज ने कल ये इंकशाफ किया कि सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला, तो कुछ ना कुछ तो चला ही ना, तो क्या ये भी करप्शन के जुमरे में नहीं आता? नहीं, देखें, बात सीधी सी है कि लोग अपने हलकों में भी जाना चाहते हैं।
पीटीआई के लोगों का भी एक हल्का अहबाब है, उनका अपना वोट बैंक है, या अपनी हलकों में उन्होंने जाना है फ्यूचर में इलेक्शन के हवाले से, तो क्या उनको जो वहाँ सुनने में मिल रहा है उसके बाद भी कोई पीटीआई के साथ रहेगा गालियाँ खाने के लिए? सो वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे या मुस्लिम लीग नून में जाएंगे? तो यकीनन जो वोट दिया गया है यूसुफ रज़ा गिलानी को, तो उसमें कुछ लोगों से यकीनन हमने जो कमिटमेंट किया उस पर ज़रूर उनको कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जावेद लजीज साहब, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने पंजाब में तब्दीली का इरादा जाहिर किया है, और जब ये इरादा जाहिर किया उस वक्त पीडीएम का कोई भी लीडर उनके साथ नहीं था, एक पीपल्स पार्टी थी। पंजाब असेंबली में पीपी अरकान की तादाद सिर्फ 7 है, तो क्या आप पीपल्स पार्टी की बुज़दार हुकूमत को हटाने की ख्वाहिश में उनका हिस्सा बनेंगे या लॉन्ग मार्च पर ही फोकस करेंगे? क्या डिस्कस हुआ है इससे पहले, ऐलान से पहले? देखें, अगर तो आपने कौम की तर्जमानी करनी है तो ये ना कोई अदम एतमाद चाहते हैं पंजाब में ना वफाक में, वो तो चाहते हैं कि इनसे जान छूटे और इस अदम एतमाद जो बढ़ रहा है कौम का अदारों पे, उस पर दोबारा से उनको एतमाद दिलाने के लिए उसका वाहिद हल, वाहिद तरीका इस भंवर से पाकिस्तान को निकालने का नए इंतखाबात हैं। तो अगर मेरी ज़ाती कोई राय पूछे तो मैं तो किसी तौर पर भी इस हक़ में नहीं हूँ कि वो पंजाब हो या वफाक, वहाँ कोई अदम एतमाद आना चाहिए, बल्कि 26 मार्च लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी चाहिए। जो कौम चाह रही है उससे जो नताइज निकलेंगे उसी में कौम की भी भलाई है, अदारों की भी भलाई है, और कौम का एतमाद भी फिर से बहाल हो सकेगा। देखिए ज़ाती तौर पर ही सही, लेकिन उन्होंने कह दिया वाज़े कि वो इसके हक़ में नहीं है, वो ये कहते हैं लॉन्ग मार्च पे फोकस। और 26 मार्च की वक्त जो है वो दोबारा दोहराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब हमसे बात करने का। अब वो सवाल, क्योंकि हम कुछ पीपी के हवाले से भी सवाल कर रहे थे, तो वो उन्हीं से पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीपल्स पार्टी और नौमुंतखब सेनेटर ताज हैदर साहब। ताज हैदर साहब, सबसे पहले तो वही सवाल हम जावेद लतीफ़ साहब से भी पूछ रहे थे। पीपल्स पार्टी कई अरसे से वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए पीडीएम की दीगर जमातों को आमादा कर रही है, और अब वज़ीर आज़म खुद एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी सिचुएशन होगी। क्या जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के लिए, क्या वो हफ्ते को भी आपकी हिमायत करने जा रहे हैं? बातचीत में हैं आप उनके साथ? मेरे ख्याल से शायद और ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि इसमें एक रुकावट यही आ रही है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग का चार्ज लग सकता है। लेकिन अगर लोग फ्लोर क्रॉसिंग के चार्ज को भी और इस धमकी में नहीं आते तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। उनको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था, ये इस तरीके से जोश और जज्बात में आके। और जैसा कि मैंने अभी आपसे गुफ्तगू करते हैं मैं ज़िक्र किया कि ये मुझे लगता है कि कोई उनके साथियों की साजिश है कि इनसे पीछा किस तरीके से छुड़ाया। अच्छा ये कहिएगा कि बज़ाहिर तो हफ्ते को लगता है कि वज़ीर आज़म बाइसानी एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाते हैं तो वो सूरत हाल क्या बनेगी? पार्लियामान में क्या सूरत हाल बन सकती है आपके मुताबिक? देखिए 172 चाहिए उनको, और 172 अफराद जमा करने मेरे ख्याल से काफ़ी दुश्वार होंगे, क्योंकि अब जो स्कोर था वो मतलब 170 भी नहीं पहुंचा था। तो ये बहुत बहुत दुश्वार होगा उनको एतमाद का वोट हासिल करना, और वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि वो फ्लोर क्रॉसिंग के क्लॉज की वजह से शायद उनको मदद मिल जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत आइन की मुतालिया है मेरा, उसमें उनकी ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर सदर मुमलिकत किसी ऐसे शख्स को दावत देंगे हुकूमत बनाने की कि जो ईवान में एतमाद का वोट। अच्छा ताज हैदर साहब, बाकी तो आपने बता दी, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि आज मरीम नवाज़ ने, बल्कि राधा कल, एक बयान दिया कि अरकान ने पैसों की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं दिया, बल्कि नून लीग के टिकट की यकीन दहानी पर वोट दिया। अब ये शायद वो वैसे ही कह रही थी, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, वाकई आप लोगों की ऐसी कोई डील हुई है? उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन अगर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं तो जाहिर है कि दूसरी पार्टियां इस पर गौर ज़रूर करेंगी।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नौमुंतखब सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ है और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हो गया, नून लीग का मौक़िफ़ हो गया, तो हुकूमत का मौक़िफ़ लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस भी लिया है और आज इजलास भी तलब किया गया है इस सिलसिले में कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो कहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में। इसी की कुछ बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया आप वक्त दिया। आपने कहिएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने कल कौम से खिताब में जो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद किया है वो चार्जशीट की हैसियत रखते हैं। आप इदारों की खुद मुख्तारी की बात करते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सीक्रेट बैलेट का एक फैसला किया, तो क्या आपको कबूल नहीं करना चाहिए था, एहतराम नहीं करना चाहिए उसका? देखें, इदारों में एक इदारा सुप्रीम कोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन का भी किसी भी बड़ा इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा मर्ज़ी सीक्रेट करें या ओपन करें, लेकिन आपने धांधली को रोकने के लिए और शफाफियत इंश्योर करनी है। हमने उनको वीडियोस दी, हमने उनको जाके दरख्वास्तें दी, उन्होंने कोई एक्शन ना किया। और अगर पाकिस्तान का इलेक्शन इस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े जो पार्लियामान का हाउस है उसका मजाक बने, तो ये सवाल बनता है वज़ीर आज़म का और हम सब का कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो किया? क्या जो हुकूमत ने उनको जो सपोर्ट की थी कि हम टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेंगे, उन्होंने कुछ किया? तो अगर इलेक्शन वो कराने में फ़ेल हो गए तो इस पर एतराज़ तो बनता है, और ये इदारों की बेहतरी की बात है और एक बड़े इदारे की डायरेक्शन के अंदर रह के उसकी बात को मानने की बात है जो इलेक्शन कमीशन फेल हुआ ये करने में। चलिए, आपने वो एक्सप्लेन कर दिया। बासी साहब, ये भी बताइएगा कि हफीज़ शेख की शिकस्त का तमाम तर इल्ज़ाम पीटीआई अपोजिशन पर लगा रही है, लेकिन अरकान असेंबली तो आपके बिके हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है अब तक? एंड ऑल्सो, क्या वज़ीर आज़म को इल्म है कि वो अरकान असेंबली कौन है? देखिए, अरकान असेंबली इसलिए एक तरफ के बिकते हैं कि ख़रीदार सिर्फ दूसरी तरफ हैं, और हम किसी तरफ के बिकने और ख़रीदने और फ़रोख्त होने को रोकने के लिए निज़ाम ठीक करना चाहते थे। क्या मुल्क के इदारों की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि इतने बड़े हाउस में बैठने वाले लोग ना बिकें, और उनको बिकने से रोकने के लिए क्या हमें जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए? अब वहाँ जहाँ तक बात है कि एक चीज़ चल रही है, 2006 में तो हम नहीं थे ना। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि लोग बिकते हैं, और छांगा मांग के दौर पर तो हम तो नहीं थे जब छांगा मांगा में लोग बिके थे। तो ये बात है कि ये बिकने और ख़रीदने और बिक जाने का बड़े अरसे का धंधा चल रहा है। हमने खाली इसको हाईलाइट किया है, हमने इसको एक्सपोज किया है, हमने इसको लोगों के सामने बेनकाब किया है, इसलिए शायद आप ये बात करें, अंदर ये बात आप कभी ना करते। अच्छा, वज़ीर आज़म 6 मार्च को एतमाद का वोट लेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो ने पंजाब में तब्दीली का इशारा भी दे दिया है। अब पीडीएम को नया एतमाद हासिल हुआ, इससे क्या हुकूमत ने पीडीएम को गैर संजीदा लिया जो हालात इस नहज पर पहुंचे हैं? क्या इत्तेहादी अब भी आपके साथ मौजूद हैं? देखें, इस्लामाबाद की जिस पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा, जहां पीटीआई इस वक्त सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, इस्लामाबाद की एक सीट की बात हो रही है। उसी डब्बे में उन्हीं उम्मीदवारों ने 2 बैलेट पेपर डाले थे। एक बैलेट पेपर जहां पैसा नहीं चला वहां वज़ीर आज़म की जमात, वज़ीर आज़म और पीटीआई जीत गई। जहां पैसा चला वहां हम 5 वोटों से हार गए। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि ये कोई पीडीएम की कामयाबी नहीं है, ये पैसे की कामयाबी है, नोटों की कामयाबी है, जिसकी वीडियोस आपने और हमने देखी हैं। एक दिन पहले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे एमएनएस को ख़रीदते हुए उनकी वीडियोस आई हैं, और उनको नंबर और उनको रसीदों के नंबर देते हुए सब ने सुना है। तो ये बड़ा वाज़ेह है, इससे बड़ी क्या मिसाल चाहिए आप और मुझे कि ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में कि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें पैसा चला। अगर पैसा ना चलता तो एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार थे, जिस पे पैसे का इल्ज़ाम था और है वो जीत गया, और जिस पे पैसे का इल्ज़ाम नहीं था वो हार गया। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब। अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि पीटीआई किस तरह देखती है कि सेनेट इलेक्शंस में क्या हुआ है, और ऑफ कोर्स कल क्या होने जा रहा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, ताल्लुक़ तो जी हम सब एक तरीके से तो कोलीग्स ही होते हैं ना। मैं भी चेयरमैन सेनेट के साथ 3 साल काम किया है। जब वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में थे तब भी उनके साथ ताल्लुकात रहे। तो ताल्लुकात तो रहते हैं जी, मगर एक इलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें हार जीत होती है। इसका ये मतलब थोड़ी हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है, और अगर गिलानी साहब नॉमिनेट होते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ठोस किस्म का इलेक्शन होगा।
और अच्छा इलेक्शन होगा, और जो हार जीत होती है वी विल वेलकम द विनर एंड कंटिन्यू। खान साहब ने कहा था कि खान साहब ने कल रात में जो बयान है उसमें कहा था कि पीटीएम को मुखातिब होंगे कि मैं सीट चली जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इलेक्शन एक सेपरेट चीज़ है, ना छोड़ना एक सेपरेट चीज़ है। वो अगर ना छोड़ना चाहते हैं तो वो तो उनकी मर्जी है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ना छोड़े, बट इलेक्शन प्रोसेस को कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन प्रोसेस विल कंटिन्यू द वे इट इज़ गोइंग ऑन, और इलेक्शन होंगे, टाइम पे ही होंगे, और इलेक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा। खान साहब को भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, हमने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट सबको करना है। अब वो ना छोड़ने का बयान, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि हार जीत होती रहती है, उसको तस्लीम करना चाहिए हार को, और जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा जी, चलिए ये वो चीज़ें हैं, और ये इतना बड़ा कल ये होना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के, इसके बारे में कोई ना कोई तो स्टेटमेंट्स आती ही रहेंगी, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी ब्रिंगिंग देम टू यू। लेकिन पीएसएल के साथ क्या हुआ है, हमें बड़ा ही अफसोस है, एंड ऑल कीन वॉचर्स। आपको पता है ये जब महीना आता है पिछले 6 सालों से, तो एक वो एंटिसिपेशन में एक एक्साइटमेंट हो रही होती है, बिकॉज यू नो कि दिस इज़ द पीएसएल मंथ और इतने ज़्यादा मैचेस होंगे, एंड वी वर डूइंग प्रीटी वेल। बट एनीवे जी, आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी कर दी गई है, और पीएसएल छठे एडिशन का आगाज एज यू रिमेंबर 20 फरवरी को हुआ था, और अब तक इवेंट के 14 मैचेस खेले जा चुके थे। लेकिन मुबैना तौर पर बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी के सबब एक स्टाफ मेंबर और 6 खिलाड़ियों समेत 7 अफराद को कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, और जिस पर बकिया जो 20 मैचेस थे वो फिलहाल मुलतवी कर दिए गए। बिल्कुल, इसका ऐलान पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी कैसे हुई, ये सवाल है। कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी और गफलत का मुजाहरा तो हुआ ही है। ये यकीनन इंतज़ामिया की नाकामी है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं हो सकती। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने तहकीकात का ऐलान भी इस सिलसिले में कर दिया है। क्या वसीम खान ने कहा, देखिए। पहली चीज़ हम ये करेंगे कि इसका फुल इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी द पीसीबी स्टाफ हू डू दैट। ये बीओजी उनसे हम बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन इंस्टिगेट करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट डिड वी नॉट डिलीवर, वेयर डिड वी नॉट फुलफिल। एंड देखिए, जब ऐसी सिचुएशंस आते हैं एवरीबॉडी क्वेश्चंस देमसेल्व्स, तो अभी तो रिफ्लेक्शन का टाइम है, उसके बाद हम देख लेंगे। बट लेकिन राइट नाउ दिस इज़ अबाउट मेकिंग श्योर द प्लेयर्स लीव and leave safely, and making sure that we limit the damage as much as possible for Pakistan cricket. क्योंकि ये नुकसान वाली बात है ना, this is far reaching and we need to make sure we manage it and we control it so that we can rise again as Pakistan cricket has done in the past. वसीम खान को आपने सुना, लेकिन आपको बता दें कि पहली तरजीह ऑफ कोर्स गैर मुल्की खिलाड़ियों की बाहिफाजत वापसी ही होगी। इनफैक्ट वो मरहला भी आज सुबह से शुरू हो ही गया है। खिलाड़ियों के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू किया जा चुका है। पीएसएल मुलतवी होने पर फ्रेंचाइज मालिकान ने क्या कहा वो भी आपको सुनाना चाहते हैं। बट वी फील दैट अ लॉट ऑफ देम वर अ पार्टी टू इट, तो उनका भी आना जाना और वो बायो सिक्योर बबल, मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन भी हमें लगता है कि इसमें थी। बट सुन रहे हैं, ब्लेम गेम से ज़्यादा, कंट्रोवर्सी से ज़्यादा हमें इससे कुछ सीखना चाहिए कि गड़बड़ हुई कहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड, बड़ी लेड बैक नेशन है हमारी, और हमने इसको देखें, एक टीम या 2 टीम बुला के होस्ट करने से और आप टू केटर टू अ होल टूर्नामेंट विच इज गोइंग टू रन फॉर 1 मंथ, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें थी। इसमें जो सबसे बड़ा मसला हुआ, आई थिंक वेयर वी वेंट रॉन्ग वाज कि वो जो होटल को पूरा सील नहीं किया गया, और 1-2 मसले काफ़ी थे जो ऐसे थे कि जिसमें बहुत ही यानी फेलियर हो गया। हमने बिल्कुल मिलके लेके चलना है, हमने पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चलना है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बहाली के लिए हमने काम किए हैं। आज पोस्टपोन्ड हो गया, चलो महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, बट एटलीस्ट ये है कि दुख तो सबको होता है कि इतना सारा सब कुछ आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आप हमसे पूछें कि जिन फ्रेंचाइजीज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, जिन्होंने पैसे लगाए, वो क्या ये चाहेंगे कि वो ये जो जितना ये सारा हमारा सिलसिला चल रहा था वो पोस्टपोन हो जाए या कैंसिल हो जाए?
जी, तो सारे मामले पर अब हम बात करते हैं। याया हुसैनी भी हमारे साथ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और लाहौर कलंदर्स की भी बिल्कुल COO लाहौर कलंदर समीन राना भी हमारे साथ हैं। समीन, सबसे पहले तो आपसे पूछना है कि खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद पाकिस्तान सुपर लीग ऑब्वियसली मुलतवी कर दी गई है। आपके ख्याल में क्या PCB ने फैसला करने में देर कर दी, पहले हो जाना चाहिए था, क्या थॉट्स हैं? मेरा ख्याल में फैसला करने में तो देर नहीं हुई, लेकिन जो सिस्टम बनाने चाहिए थे वो सिस्टम बनाने में शायद मेरा ख्याल में इतना ज्यादा हम सीरियस नहीं थे या हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। फैसला तो चले ठीक ही हुआ, क्योंकि जब कोरोना का पॉजिटिव केस आया तो उसके बाद जो फिर डैमेज कंट्रोल हो सकता था वो करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली चीजें उस वक्त तक जो है वो हाथ से निकल चुकी थी। जी, अच्छा ये कहिएगा समीन के PCB की जानिब से बायोसिक्योर बबल का निफाज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वायरस खिलाड़ियों तक कैसे पहुंचा, ये सवाल किया जा रहा है। किसकी गफलत नजर आती है आपको? देखिए, इसमें तो ऑब्वियसली जो आपने बायोसिक्योर के प्रोटोकॉल्स रखे थे वो प्रोटोकॉल मेरा ख्याल में सफिशिएंट नहीं थे, और दूसरा ये है कि उसकी जो इफेक्टिवनेस थी बायोसिक्योर बबल की वो इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये ब्रेक हुआ। अदरवाइज पूरी दुनिया में आपने देखा है कि बायोसिक्योर बबल बनते हैं, IPL में भी बने, CPL में भी बने, LPL में बने, T10 में बने, पाकिस्तान ने अपने खुद साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हुई उसमें बनाया, पाकिस्तान इंग्लैंड गया उसमें बना। तो कोई भी ऐसी केसेस सामने नहीं आए कि बायोसिक्योर बबल ब्रेक हुआ हो, बट इस सूरत हाल में ब्रेक होना जो है वो काफी बाइस तशवीश है। और इसमें मेरे ख्याल में जिन्होंने भी इसको डिजाइन किया है या जिन्होंने इसके बारे में सोचा था, उन्होंने शायद इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया। समीन हमारे साथ ही रहे, याया हुसैनी ने भी हमें ज्वाइन किए। याया, पहले भी बात हो रही थी, किसको ब्लेम करेंगे? मतलब वी हैव टू पुट द ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, समवेयर। तो लिहाजा ये प्लेयर्स देमसेल्व्स थे, ये PCB की अरेंजमेंट सही नहीं थी, फ्रेंचाइज ओनर्स बहुत बड़े वलवले से अपने प्लेयर्स से मिल रहे थे, तो उनका भी आना जाना लगा रहता था। किस चीज़ को ब्लेम करेंगे? किस चीज़ को ब्लेम नहीं करेंगे हुमा, बात दरअसल ये है कि इस क्रिकेट बोर्ड के अंडर में ये दूसरा पाकिस्तान सुपर लीग है जो कि बीच में रोक दिया गया, और मतलब सीधा सा यही है कि जो गलतियां आपने पहले की थी उन्हीं गलतियों को आपने दोहराया। और बिल्कुल समीन की बात से मैं एग्री करता हूं। अभी आप थोड़ी देर पहले नदीम उमर को सुना रही थी, वो ये कह रहे थे कि बायलैटरल सीरीज को होस्ट करना और 6 टीमों के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना, बहुत सारे खिलाड़ियों को ऑन बोर्ड लेना, उनके मामलात को लेकर चलना, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और वाज़ेह तौर पर नजर आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तनख्वाहों पर जो हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल लोगों को रखा गया है, काम में कोई प्रोफेशनलिज्म हमें दिखाई दिया नहीं। जिस तरह अभी समीन बात कर रहे थे T10 की, या समीन बात कर रहे थे लंकन प्रीमियर लीग की, या समीन बात कर रहे थे IPL की, देखिए वहां पर उन्होंने एक बाहर की कंपनी को हायर किया और इस चीज को मेक श्योर किया कि टूर्नामेंट को आगे लेकर जाना है। लेकिन यहाँ पर तो हर चीज अपने अपनों में बांटी जा रही है। जो टूर्नामेंट की टेक्निकल कमेटी के हेड हैं वो नदीम खान है, और वो नदीम खान जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, चीफ एग्जीक्यूटिव और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायरार्की से हटकर कोई फैसला नहीं कर सकते। वो नदीम खान जो है वो कैसे चीजों को मेक श्योर करेंगे, सख्ती लेकर आएंगे, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। और बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर उंगली उठी। और मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर ये किसी गैर मुल्की खिलाड़ी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, अगर किसी अपने खिलाड़ी का कोविड टेस्ट आता, तो वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, तो मेरा ख्याल है ये आप उसको साइड में कर देते और उसको पूछता भी नहीं और ये टूर्नामेंट ऑन रहता। मसला यहाँ पर यह है कि जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहो, तो ऐसे चलेगा नहीं। अपने लोग होते तो शायद चल जाता, क्योंकि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट कराई, बाकी क्रिकेट कराई, उसमें बहुत सारी चीज़ों की वायलेशन हुई, उनको हमने जो है वो सीरियस नहीं लिया, उनको हम लेकर चलते रहे, दबाते रहे चीज़ों को। एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा था, एक खिलाड़ी घर चले गए, उनको आपने साइड में कर दिया। अच्छा, ये कहिएगा कि अब क्या यानी PSL होगा शायकीन के लिए, मतलब कोई खबर है इस तरह की कि इस साल के एंड पर होने जा रहा है? मज़ा तो वो आता, पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ और कोरोना की वजह से यकीनन हुआ, लेकिन वो उसका मज़ा ख़राब हो गया, मोमेंटम टूट गया, तो फिर वो शायकीन भी वैसे नहीं देखते हैं। तो इस PSL का क्या होने जा रहा है?
नहीं, ये बात दरअसल ये है कि ये टूर्नामेंट दोबारा इंशाल्लाह होगा, और जब होगा तो फिर क्या हुआ था और कैसे हुआ था ये सब भूल जाएंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शदीद इज़्तिराब की कैफियत में, शदीद दबाव में है, क्योंकि जिस तरह फ्रेंचाइजेज जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह उन्होंने अटैक किया है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली उठाई है, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामात पर सवाल किए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हिल गया है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी अपने मसल शो करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है फ्रेंचाइजेस को जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्पेक्ट नहीं देता, लेकिन उनको अपने साथ रखता नहीं। उनको ये अंदाजा करना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि ये जो फ्रेंचाइजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। उनके बगैर, उनके एक कदम उठाए बगैर ये पाकिस्तान सुपर लीग चल नहीं सकता। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए। बहुत शुक्रिया याह्या। बहुत से ऑब्वियसली लोगों की थॉट्स हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। समीन राना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। अफसोस की बात है, बॉटम लाइन ये है कि PSL फिलहाल के लिए तो इट्स ओवर, मे बी लेटर इन द ईयर दोबारा से रिकंटिन्यू हो। वेलकम बैक। और इंटरेस्टिंगली लोग मुझे छोड़ते जा रहे हैं। आपको पता है कि 2 हफ्ते से अब्दुल्ला तो इधर है नहीं, आज जोहेब भी गायब हो गए हैं अभी, लेकिन होपफुली ही विल बी बैक इन जस्ट अ बिट। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है हमने। मैं इस कैमरे में हूँ कि इसमें हूँ? इसमें हूँ। ओके, ऑलराइट, ओके, आई वाज लुकिंग एट द रॉन्ग वन। बहुत सी चीज़ें करनी है। आपको पता है कि ये पूरा हफ्ता जो है हमने थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ ऑन मंडे। कोशिश हमारी यही है कि बहुत ख़वातीन से बात हो, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके पर्सपेक्टिव सुने जाएं। आज भी इस घंटे में हम बात करेंगे ख़ास तौर पे औरत मार्च के हवाले से। एवरी ईयर वी सी एंड वी हेयर कि जब कोई चीज़ की जाए, जब कोई अपने हकूक़ की बात की जाए तो बहुत उसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आ जाती हैं और वो बात जो होती है वो बीच में कहीं रह जाती है। वी आर होपिंग कि इस साल और जैसे हर साल कोई ना कोई बेहतरी आए और लोग जो है वो सीरियसली ज़रा तवज्जो दें ख़वातीन के, माइनॉरिटीज़ के, बच्चों के, ट्रांसजेंडर्स के, इन इश्यूज़ पे भी थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर देनी है। बाय द वे, ये ऐप जो है ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म की हो सकती है। कल मैंने भी चेकआउट किया है और जिसकी जिक्र हम कर रहे हैं, जिस नौजवान का, उसने तो ऐसे ऐसे रूप धारे दैट यू वुड बी स्टन्ड। और खौफ ही आता है, इतनी फेक चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं कि अब तो आप शक्ल पे शक्ल लगा सकते हैं एंड पीपल वुडंट इवन नो। इनफैक्ट ये टॉम क्रूज़ वाला तो मैं भी शॉक हो गई थी, बट मोर ऑन दैट लेटर। पहले तो देख लें कि ये कोरोना की तीसरी लहर का जो खदशा जो है वो सर उठा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि मोर देन 75 डेथ्स इन 24 आवर्स, जो कि फिगर बहुत ज़्यादा है अगर आप कंपैरिजन करें पिछले कुछ, बल्कि कल 63 थी आपको बताएं और आज गालिबन 52 है, 52 डेथ्स इन 24 आवर्स। दीज नंबर्स आर बिग क्योंकि ये नंबर्स बिल्कुल सिंगल डिजिट्स में चले गए थे, जिस तरह आपको याद है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जंग जारी है, लेकिन पाकिस्तान में एक मरतबा फिर केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। PSL का 6ठा एडिशन भी कोरोना केसेस के बायस मुलतवी कर दिया गया है। पिछले घंटे में हम ये बात भी कर रहे थे। माहिरीन सेहत वायरस की तीसरी लहर का खदशा जाहिर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत पहले ही कोरोना वायरस के बायस लगाई गई पाबंदियां जो हैं 15 मार्च तक उठाने का ऐलान कर चुकी है। एक तरफ तो वैक्सीनेशन का अमल अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हो सका और दूसरी तरफ वैक्सीन से मुतालिक अवाम में मुख्तलिफ किस्म की साजिशी थेरीज़ और झूठी कहानियाँ फैल रही हैं। ये दैट गोज़ हैंड इन हैंड। आपको पता है जब कोई ऐसी नई चीज़ आती है, कोई वायरस आती है, फिर उसका तोड़ आता है, वैक्सीनेशन आती है, तो शुरू में इसी किस्म की बातें होती हैं। डॉक्टर्स वैक्सीन को महफूज करार दे चुके हैं, साथ साथ उलमा ने भी वैक्सीनेशन को हलाल करार दिया है। अब ये जिम्मेदारी अवाम पर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के अमल में हिस्सा लेकर वैक्सीन से मुतालिक बेबुनियाद मफरूज़े नाकाम बनाएं और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू डू दैट, हु रियली वांट टू डू दैट, वो वैक्सीनेट हों ज़रूर। और ख़ास तौर पे थोड़ा सा इंसान को तब भी चढ़ जाती है कि भाई जिनको मिल रहा है, जो कि फ्रंट लाइनर्स है या फिर सबसे पहले तरजीहात में उनका नाम आता है कि उनको मिले, वो लगवाने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी बारी कब आएगी। तो ये एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी तंग करती है। बट एनीवे जी, इसी पे हमने बात भी करनी है। और एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारी मदद भी करती हैं समझने में कि क्या हो रहा है, एट व्हाट स्टेज डू वी स्टैंड। ये बताइए, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तिब्बी माहिरीन ने तीसरी लहर का ख़तरा जाहिर किया है, तो पाकिस्तान सुपर लीग भी मुलतवी कर दिया गया है। क्या हुकूमत ने कोरोना के हवाले से पाबंदियाँ उठाने के फैसले में जल्दी कर दी है? आपके ख्याल में क्या है?
पाबंदियां तो 15 मार्च से उठाई जानी थी और वो भी 10 मार्च को उस पर रिव्यू होना था और करंट सिचुएशन देख के फाइनल फैसला होना था। अभी मैं समझती हूँ कि जो थोड़ा सा एक केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, वो जो हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद पूरी तरह नहीं हो रहा, इसलिए हमें केसेस में एक दोबारा से इजाफा नजर आ रहा है। अच्छा नौशीन साहब ये भी बताइएगा कि कोरोना मैजिक तो देखें आप, आई नो वो बट लोगों को अब तक समझ आ गई है। जी नौशीन साहिबा, कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए दस्तयाब है। ये मैं बात भी पहले कर रही थी कि कुछ ऑब्वियसली पहले तरजीहात में आते हैं, जबकि 65 साल से ज़ायद अफराद की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ है। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि पहले आप आवाम की अक्सरियत को वैक्सीनेशन के ज़रिए महफूज बनाते और फिर पाबंदियों में नरमी करते? कुछ पहले हो गया ये नरमी वाला हिस्सा। देखिए जी, इस वक्त वैक्सीनेशन का जो अमल है वो एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग अमल है और जब तक हम अपनी एक पॉपुलेशन को कवर करेंगे वो 2021 का आखिर भी आ सकता है उसके अंदर। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं था कि आप इतना अरसा तमाम चीज़ों को बंद रखते। आपको मामूलाती ज़िंदगी किसी हद तक खोलने पड़ने थे ताकि लोगों की रोज़ी रोटी और दूसरी चीज़ें जो है वो इफेक्ट ना हो। हाँ, SOPs के ऊपर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है और अगर लोग उस पर करें तो कोई वजह नहीं कि मामूलाती ज़िंदगी जारी रह सके कोरोना के फैलाव के बगैर भी। अच्छा ये कहिएगा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन को लेकर मुख्तलिफ साजिशी थियरीज गर्दिश कर रही हैं। हुकूमत अवाम को आगाही फराहम करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? देखिए जी, इसके लिए पूरा हमारी जो कम्युनिकेशन टीम है उसने एक पूरा अवेयरनेस के लिए जो है वो पूरी स्ट्रेटजी बनाई हुई है और जल्द ही वो मेरा ख्याल है कुछ तो टीवी वगैरह पे और दूसरा मीडिया के ऊपर वो उस चीज़ की बारे में इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। ये लोगों को इंशाल्लाह ताला ये मैसेज पहुंचेगा कि ये बिल्कुल एक सेफ वैक्सीन है, ये इससे फ़ायदा है, इससे आप इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह से दुनिया में चेचक ख़त्म हुई थी एक वैक्सीन के ज़रिए, उसी तरह कोरोना के ऊपर काबू पाना भी वैक्सीन के ज़रिए पॉसिबल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसकी मैं समझती हूँ कि ये एक महफूज वैक्सीन है। ये पैगाम इंशाल्लाह ताला हुकूमत हर एक तक पहुँचाएगी और जल्द ही हमारी इसकी अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और पार्लिमानी सेक्रेटरी से है डॉक्टर नौशीन। हम इससे ऑलमोस्ट हम ऑन अ रेगुलर बेसिस ही बात कर रहे हैं और ये ज़रूर पूछते हैं कि किस तरह आवाम को समझाया जाए कि तैयार हो जाए और ये वैक्सीनेशन जो है ये सारों को लगनी है और ज़रूरी है। एक को भी नहीं लगेगी ना तो आपको पता है, वी ऑल नो कि फैलती किस तरह है। मैं सिर्फ यही इम्प्लोर करूँगी कि जो लगवाना चाह रहे हैं उनको तो लगवा दें, मतलब जो रेजिस्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली कि वो मरहला ख़त्म हो तो हमारे तक बात आए। अब जो लगवाना चाह रहे हैं बना लें कोई तरीका कि अगर कोई लगवाना चाह रहा है और उसको ज़रूरत भी है तो ये कि उसको देखा जाए कि वाकई इसको ज़रूरत है, एज हो उसमें फैक्टर्स या कुछ और हो। हाँ, एनी फैक्टर, यही बड़ी बात है। पीपल हु आर विलिंग टू गेट इट डन। यहाँ तो जो कि इंटाइटल्ड है वो नहीं करना चाह रहे, लेट अलोन कि कोई और करेगा, तो शायद रिवर्स करें अपना थोड़ा सा स्टाइल। इस साल औरत मार्च नहीं होगा बल्कि औरत धरना होगा ना। व्हाट इज ऑल दैट अबाउट, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। मुख्तलिफ खबर आई जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 8 मार्च को ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हर साल औरत मार्च किया जाता है, लेकिन इस बार कराची में औरत मार्च नहीं औरत धरना हो रहा है। तो ये इसके बारे में हमने पूछना है, जिसकी थीम है ख़वातीन पर तशद्दुद, नाइंसाफ़ी और माशी और यानी ये सिंबॉलिक ही होगा, यकीनन सिंबॉलिक धरना होगा। बिल्कुल जी, जिनसी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ एहतजाज है। साथ ही साथ ख़वातीन की तौलीदी सेहत और माहौलियाती इंसाफ के हवाले से भी आगही होगी। तो बहुत से जो हैं एजेंडाज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल, धरने की तैयारियां उरूज पर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से सोशल मीडिया समेत दीगर ज़राए अब्लाग के ख़वातीन को धरने में शिरकत की तरगीब दी जा रही है। इसी सिलसिले में कराची प्रेस क्लब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। गुज़श्ता बरसों के दौरान औरत मार्च का दायरा कार मुसलसल दीगर कई शहरों तक बढ़ाया गया और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए उठाई गई आवाज़ों की गूंज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा जी बिल्कुल, इसी पे हमने बात करनी है। रुकन औरत मार्च कराची सोहा तनवीर खान हैज़ जॉइंड अस। सोहा, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने आपका बीच में ही करा दिया था, आपकी फोटोग्राफ ये कट करके दिखा दिया था। अच्छा जी सोहा, सबसे पहले तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें भी ये है और आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन औरत मार्च, जो जिससे अब हम यूज्ड टू हो गए, हमें पता है होता है, एंड औरत धरना। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, औरत मार्च और औरत धरने में फ़र्क ये है कि हमारा गुस्सा बहुत बढ़ चुका है। पिछले 3 साल से हम लोग मार्च कर रहे हैं
और हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत तमीज़ से फ्रेयर हॉल पे इकट्ठा होते हैं और फिर हम एक छोटा सा प्यारा सा मार्च करते हैं। और 3 साल हो गए हैं और अब कुछ हो नहीं रहा है इसकी बनिस्बत। हमारे मुल्क में वायलेंस बढ़ती जा रही है, तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, रेप के केसेस, ऑनर किलिंग्स के केसेस, हर चीज़ जिस तरह से वायलेंस हो रही है वो बढ़ती जा रही है। एंड सो हमने इस बार डिसाइड किया है कि हमारा एक 15 पॉइंट एजेंडा है जो हम हुकूमत को पेश करेंगे, जिसमें हमारी डिमांड्स हैं फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। और अब हम लोग धरने में बैठने वाले हैं क्योंकि चाहे कोविड हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 3 साल से हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ अच्छा, रहा है। एक चीज़ की वजाहत यहाँ पे ज़रूर बनती है, वो ये कि धरना आपका, यानी आपका 15 पॉइंट एजेंडा है वो आप हुकूमत को देंगी, वो देने के बाद धरना ख़त्म हो जाएगा, यानी सिंबॉलिक ये धरना होगा, या फिर आप बैठे रहेंगे मुतालबात जब तक मान नहीं लिए जाते, कोई एश्योरेंस नहीं दे दी जाती? इसकी वजाहत बनती है। उम्मीद हमारी यही है कि हमें एटलीस्ट कोई एश्योरेंसेस दी जाएं, और अगर नहीं दी जाएंगी तो हम वापस आ जाएंगे। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं और हम लोग हर साल ये करते हैं, तो अब अगर हर 3 महीने या हर 2 हफ्ते या हर रोज़ अगर ये करना पड़े तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बहुत सी हमने देखा इन द पास्ट ऑल्सो सोहा कि ये दिन आता है, हम लोग मार्च पे पहुंचते भी हैं, बहुत से हम मर्द हजरात को भी देखते हैं, पूरी फैमिलीज आई होती हैं, सपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा। और फिर हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी देखी हैं जो कि औरत मार्च के साथ मिल के अपनी आवाज़ जो है उनको ऊंचा करती हैं, बिकॉज अदरवाइज़ उनको कोई सुनने वाला नहीं है। विमेन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, बहुत दूर दराज सिंध से लास्ट टाइम हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आई हुई हैं। डू यू कॉन्टैक्ट देम, दे कॉन्टैक्ट यू? ये किस तरह होता है, क्योंकि हर साल ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट। Absolutely, and this is a really good question. Thank you for asking. जब हमने 2018 में शुरू किया था तो पहले सिर्फ 2-3 लोग थे जिन्होंने कहा यार हमें मार्च करनी चाहिए, फिर वो 2-3 लोग से 5, 10, 20, 25, 50 लोग हो गए। और बेसिकली ये है कि हमारे बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हैं, ये लोग ऑलरेडी डेवलपमेंट के सेक्टर में काम करते हैं, कम्युनिटीज़ के साथ ऑलरेडी इनकी रिलेशनशिप्स बिल्ड की हुई होती हैं। तो जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड की हुई होती हैं वो लोग खुद इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। और हम लोग ने पिछले 3 साल बहुत काम किया है कम्युनिटीज़ के साथ इन रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना, औरत मार्च को एक बहुत ही पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना और बहुत ही इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म बनाना। तो बेसिकली अब नाउ इन आवर 4th ईयर वी हैव रीच्ड अ पॉइंट कि ये एक बिल्कुल ही एक 2-वे स्ट्रीट है। हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, और वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ का हिस्सा होते हैं। अच्छा सुहा, एक और चीज़ बताइएगा कि आप ज़ाहिर आप कह रही हैं कि आप प्रैक्टिकली आप काम कर रही हैं, तो कौन सी ऐसी जगह है, यानी किन इलाकों में ज़्यादा आप देख रही हैं कि मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और वहाँ ज़्यादा हुकूक सल्ब किए जाते हैं, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है हुकूमत को, ये थोड़ा बताइए। तो हम लोग बेसिकली जो है कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा 2018 से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे इस शहर के लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं एंड पीपल आर लेफ्ट होमलेस इन दिस सिटी। तो ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट से भी डिमांड है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से जो लोग अपने घर लूज़ कर रहे हैं उनको पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा से ड्रिवन एक सो कॉल्ड डेवलपमेंट ड्राइव है, और इसकी बनिस्बत लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। लोग सड़क पे आ चुके हैं, उनके पास घर नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि उनको एटलीस्ट डिग्निफाइड हाउसिंग प्रोवाइड की जाए अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। एंड सो फॉर एग्जांपल इस बार भी हमने उन कम्युनिटीज़ के साथ फोकस किया है जहाँ पे ये डेमोलिशन ड्राइव्स हो रही हैं और जो अफेक्टेड हैं। दूसरी बात यह है फॉर एग्जांपल हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के साथ भी काम करते हैं जहाँ पे फोर्स कन्वर्जन्स बहुत होती हैं। तो ऐसा भी है कि यहाँ हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ काम करते हैं जहाँ पे तशद्दुद। अच्छा सोहब, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं बिकॉज बड़ा ही मुश्किल काम है जो आप लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी जो लोग हिस्सा भी लेते हैं, जो वॉलंटियर्स आते हैं, जो उस दिन 8 मार्च को लोग उस मार्च का हिस्सा बनते हैं, इट्स नॉट ईजी। ख़ास तौर पे यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द बैकलैश ऑल्सो दैट यू नो इनवेरिएबली कम्स। और अब इतने सालों से आ रहा है, इंटेंस होता जा रहा है बैकलैश। क्या आप लोगों का एज एन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो आपके फ्रंट लाइनर्स हैं जो सारे काम कर रहे होते हैं इसके लिए,
एटीट्यूड क्या होता है आप लोगों का? यू नो द बैकलैश इज गोइंग टू कम, तो आप लोग काम करते हैं कम वॉट में, हम तो लगे रहेंगे इस काम में, मतलब वो एटीट्यूड होता है। फिर वो दिन गुजर जाता है, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं हालात तबसरे होते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हमारे, बहुत बड़े रिस्पेक्टेड, वेल रिस्पेक्टेड फिगर्स भी उसमें जंप मार देते हैं और अपनी असलियत दिखा देते हैं उस सिचुएशन में। हाउ डू यू गाइस डील विद इट? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग बहुत ढीठ लोग हैं और हम ढीठ से ढीठ होते जाएंगे और लोगों को जो बोलना है और जो गलत बातें करनी है हमारे ख़िलाफ़, इस मार्च के ख़िलाफ़, इस मार्च के कॉज के ख़िलाफ़, वो करते जाएं। और बात यह है कि जितना गुस्सा लोगों में नज़र आ रहा है ना, जब लोग सही बात पे आवाज़ उठा रहे हैं, उतनी ही ज़रूरत है मार्च करने की। तो इनका गुस्सा हमारा फ्यूल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, बस जैसे मैंने कहा, हम लोग बहुत ढीठ लोग हैं, तो हम लोग वी आर रिलेंटलेस एंड वी कीप परसूइंग इट। ऑब्वियसली एग्जॉशन बहुत होती है, थकन बहुत होती है, इमोशनली ड्रेनिंग काम होता है, लेकिन बात ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी ड्यूटी है, ये हमारे प्रिंसिपल्स का हिस्सा है कि हम लोग कन्विक्शन होनी चाहिए। सोहा टोटली एग्रीड विद यू। और कोई भी अगर आप मूवमेंट देख लें तो मतलब इट्स नॉट फॉर द वीक हार्टेड, यू हैव टू बी वेरी थिक स्किन्ड व्हेन यू नो कि आपको अपोजिशन कितनी मिलेगी एक सही बात करने में, एक जायज़ बात करने में, तो यू हैव टू डू दैट। सोहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हैं हमारे शो पे एंड यू एक्सप्लेन टू अस व्हाट औरत धरना इज गोइंग टू बी लाइक। झूठे में भी इतना सस्ते में मिल रहा है टॉम क्रूज, तो हर कोई एक एक टॉम क्रूज रख ले। कहने का मतलब ये, बात हूं, सस्ते में अगर टॉम क्रूज भी मिलेगा ना, तो सस्ता नहीं चाहिए, नहीं ओरिजिनल, उसकी कोई वैल्यू, हाँ, ओरिजिनल चीज कुछ और होती है। लेकिन हम जिस तरह पहले बात कर रहे थे और हमारी टीम भी वर टॉकिंग कि ये बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती है इस किस्म की चीज़। ऑलरेडी इतनी मुतनाज़े वीडियोज़ और जहाँ लोग तरदीद दे रहे होते हैं, भाई ये हम नहीं है, ये हमने नहीं कहा, ये हमारी शक्ल नहीं है, तो ये चीज़ तो और ज़्यादा मसला क्रिएट करेगी। दूसरी बात ये है, वी वर टॉकिंग अबाउट इट, जब एक वीडियो आ जाती है ना किसी की, कुछ कह दिया, कोई गाली होगी, कुछ हो गया जो कि वो नहीं चाहते थे कि पब्लिक देखे, बेशक वो झूठ हो या सच हो, उसके बाद वो 10,000 दफा भी उसकी तरदीद करते रहेंगे ना, कहां तक वजाहत बिल्कुल देते कोई नहीं सुनता। पहली चीज ही बस मान जाते हैं लोग और कहते हैं बस यही है, तो इसके बाद वो कुछ भी करके ले आए। होना चाहिए और एडवांसमेंट, लेकिन ये कि कोई ना कोई इसके कवायद बड़ा मिसिंग है ये चीज़। हमने देखा फेसबुक को लेकर बहुत चीज़ें और मार्क्स आपके ऊपर का जब कुछ लेबल हो जाता है ना इस तरह, इन दिस डे एंड एज जहाँ सोशल मीडिया का राज है और टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन लोगों की बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। आप लेबल हो गए, लोग आगे पहुँच गए, दुआ कर सकते हैं कि आपको भूल जाएं, वरना आप अगर कोई करेक्शन देंगे तो उसको तो कोई नहीं सुनने वाला। नहीं सुनेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इसको। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं एंड नाउ दिस इज आल्सो इन कनेक्शन विद वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आपको बताएं कि मार्च का महीना शुरू होते ही दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी ख़वातीन के मसाइल से आगही और हकूक़ के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी दूसरी सालाना वुमेन कॉन्फ्रेंस कराची आर्ट्स काउंसिल में होने जा रही है। 6 और 7 यानी कल और परसों मार्च को होने वाली इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सियासत, सहाफ़त और शोबिस समेत अदबी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात जो हैं वो शिरकत करेंगे और जिसमें ख़वातीन की तालीम, सेहत, माशरती जो भी सूरत हाल हैं उस पर बात होगी। तो इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। अहमद शाह साहब, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, ज़रा उससे मुतालिक पहले बताइए। बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हैं और काफ़ी काम हो रहा है और वैसे ही बहुत मोटिवेटेड हैं। आपको पता है लोग जो 6, 7, 8 को औरत मार्च होने जा रहा है और उसकी भी 1 आध 2 मीटिंग्स आर्ट्स काउंसिल में भी हो चुकी हैं। तो अब इसके लिए हम चूँकि चाहते हैं कि अब मामला जो है, मुझे औरत मार्च पे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है और धरने पे भी नहीं है और मेरी मुकम्मल सपोर्ट है कि जो भी कोई तरीका इख्तियार किया जाए, ये जो जेंडर बैलेंस का इशू है या इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी का इशू है या बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मसला है या तशद्दुद यानी टॉर्चर, हमारे माशरे में औरत को जिस तरह टॉर्चर किया जाता है या बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सब का सब मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी को इतनी बहुत ज़्यादा महज़ब नहीं है कि एक औरत मार्च या धरने से ये कुछ समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। और ये महज़ब कहलाने के उस वक्त तक मुस्तहक भी नहीं है जब तक ये अपने घर का जो यूनिट है उसके अंदर जो भी औरतें हैं, चाहे उनकी माँ है, बीवी है, बेटी है, बहन है, उनको अगर वही सारे राइट्स
उनको हासिल नहीं है तो बाहर जाके अगर वो डांस कर रहे हैं या औरत मार्च में शरीक हो रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले ये एक हिपोक्रेसी को दूर करना पड़ेगा हमें। इट्स अ मेल सोसाइटी। अभी तक हम एक ट्राइबल एग्रेरियन टाइप की सोसाइटी से बाहर नहीं निकले। हमारे अर्बन मर्द का मिजाज भी कोई फाटा के ट्राइबल मर्द के मिजाज से इतना ज़्यादा अपने घर के मामले में मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ जी शाह साहब, आप कुछ कह रही थी उमा। शाह साहब, टाइम भी कम होता है, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कराची में हैं वो अटेंड कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस को हम सेलिब्रेशंस के साथ शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि सेलिब्रेट करना चाहिए। पिछले 100 बरस की जद्दोजहद में ख़वातीन ने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की हैं, बहुत से हुकूक हासिल किए हैं, वो ज़िंदगी के हर शोबे में मौजूद हैं। तो उसके साथ साथ हम सेलिब्रेशंस के बाद जो एक बुनियादी मसला है वो है मेरी ज़िंदगी मेरा इख्तियार, उसके ऊपर एक डिबेट है, जिसमें डिबेट तो नहीं कह सकते क्योंकि वो सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इसी इशू पे काम किया है। फिर हम समझते हैं कि इकनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो काजिम सईद ने एक किताब लिखी है 2 पाकिस्तान, उसमें ख़वातीन की इकनॉमिक एम्पावरमेंट के हिसाब से खासा काम किया हुआ है। वो किताब लॉन्च करेंगे। फिर मुख्तलिफ़ ख़वातीन हैं जो कोई अफसाना रिसाइटल हो रहा है, कोई नज़्म पे डांस हो रहा है, कोई इस तरह की वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर डांस परफॉर्मेंसेस हैं जिसमें अच्छा शाह साहब, इस साल क्या किस तरह मुख्तलिफ होगा? क्योंकि साल अगर देखा जाए तो उसमें इतना कुछ हुआ है कोविड की वजह से, दुनिया ही बदल गई ऑलमोस्ट। और कोविड के दौरान भी हमने देखा कि विमेन हैड इट वर्स, विमेन हैड इट टफर, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। तो आपने अपने कॉन्फ्रेंस में जो टॉपिक्स हैं और जो सेशंस हैं उनमें कुछ चेंजेस लाए हैं उस हवाले से? जी, 1-2 चेंजेस हम इस तरह से लाएँ कि जैसे हमने डिजिटल मीडिया एक्टिविज़म को हमने एक नया बिल्कुल नौजवान ख़वातीन के साथ एक चैनल किया है। फिर हमने हमारा एक सेशन है वुमेन इन क्रिएटिव और मेन स्ट्रीम मीडिया, और मेरा ख्याल है आपको याद होगा कि कल परसों शाम को 7 तारीख में जो बी गोल और सानिया सईद और इन लोगों के साथ आप भी उस सेशन में शामिल हैं। जी जी बिल्कुल, आई बी डेफिनेटली देयर। और इसी तरह से कुछ और एक्सपीरियंसेस भी किए हैं, कुछ टेबलोज भी बनाए हैं, कुछ एक एग्जीबिशन है जो पिछले 100-150 साल की इंटरनेशनली जो ख़वातीन ने जद्दोजहद की है उसकी तारीख के हवाले से भी कुछ चीज़ें हमने इसमें एक फ़ोटो एग्जीबिशन भी प्लान की। अच्छा, ये कोशिशें तो आपकी चल रही हैं और अदबी शख्सियात भी इसमें आ रही हैं और हर शुबे से ताल्लुक़। मुझे ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर, यानी सिंध हुकूमत भी या वफाकी हुकूमत भी, उनका आपके साथ जलन करना या आपके जो भी आप मुतालबात या ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं उसको रियलाइज़ करना, क्योंकि कानून साजी उन्होंने ही करनी है और उस पर अमल दरामद भी उन्होंने ही करवाना है, उस रिस्पांस को आप कैसे देखते हैं? उनका फीडबैक सही आ रहा है या अभी मज़ीद बहुत गुंजाइश है? देखिए, मैं यहाँ पर जो मेहनत कश ख़वातीन हैं जिनके सबसे ज़्यादा इशूज़ हैं, मैं इन्वॉल्व रहा हूँ उनके साथ, और बेशुमार लेबर लॉज जैसे डोमेस्टिक जो वर्कर है, घर में काम करने वाली जिसे हम मासी कहते हैं, उसको वो मानते नहीं थे कि ये लेबर का पार्ट है। तो इस तरह की सिंध में तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लॉ लेबर के हवाले से, ख़वातीन लेबर के हवाले से, और सिंध में खासी लेजिस्लेशन हुई है और उसके अंदर हमारी ख़वातीन का भी बहुत दखल है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, इससे पहले भी और अभी भी। जो सईद गनी आपने देखा होगा, इनको भी हमने इन्वॉल्व किया है। तो ये इसीलिए इन्वॉल्व किया है कि जो लेबर के अंदर या एजुकेशन, चूँकि दोनों मिनिस्ट्रियाँ इनके पास हैं, तो देन एंड देयर वो हमसे कमिट भी कर सकें और उस सूरत हाल को कोई बेहतर तौर पे उसमें तब्दीली भी आ सके। शाह साहब, हम देख भी रहे हैं बहुत से आपके जो पास्ट स्पीकर्स आए हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्फ्रेंस एज वेल दिस ईयर। कल और परसों 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। इफ यू आर इन कराची, फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग, कल 3 बजे बस उमा, मैं चाहता हूँ कि ये बता दूँ कि इट्स ओपन फॉर एवरीबडी, आप आ सकते हैं। जी, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब। एवरीबडी इज प्लेइंग क्रिकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अब तो अमेरिका में भी क्रिकेट हो रहा है। सोचे अमेरिका में अगर ज़्यादा शौक बढ़ गया ना क्रिकेट का। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, बताएं आपको कि पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन तनवीर अहमद ने अब क्रिकेट का जुनून अमेरिका तक पहुंचाने की पूरी ठान ली है जी। और सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले तनवीर अहमद ह्यूस्टन में 84 एकड़ पे जितना बड़ा क्रिकेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बना रहे हैं। और
और इस प्रोजेक्ट में 12 क्रिकेट फील्ड्स और समेत ट्रेनिंग कोचेस और कम्युनिटी सेंटर्स भी शामिल हैं। तनवीर अहमद का मकसद अमेरिका में क्रिकेट को फ़रोग देना है। अब तनवीर अहमद ही हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी निजात अमेरिकन बिजनेसमैन है। बहुत शुक्रिया तनवीर, आपने हमें वक्त दिया। टेक्सास में तो कार रेसिंग है, अमेरिकन फुटबॉल है और दीगर चीज़ें भी हैं। क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा कैसे बन गया आपका? जी, ये थोड़ा सा इस तरीके से हुआ कि जो क्रिकेट है वो वहाँ पे बहुत कम खेली जा रही है, तो मुझे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ क्रिकेट के लिए उधर कर सकूं। तो प्लान यही शुरू हुआ कि हम 2 ग्राउंड्स बनाएं। इसके बाद बस वो बढ़ता ही चला गया। फिर यूएस बोर्ड से हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो गई कि इस चीज़ को बढ़ाया जाए। एंड देन आई एंडेड अप बेसिकली मेकिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स इन यूएसए। अच्छा, इंटेंशन आपकी बहुत अच्छी है। यू आर ऑब्वियसली अ बिग क्रिकेट लवर। तो इस क्रिकेट कॉम्प्लेक्स में क्या कुछ होगा, क्या सोचा है, प्लानिंग क्या है कि किस तरह क्रिकेट को फ़रोग देना? जी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो ये हो रही है वहाँ पे कि जो टर्फ विकेट्स हैं जो अमेरिका में आजकल कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पे हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अलावा हम जो है अंडर 19 जो यूथ लेवल पे काफ़ी सारे कैंप्स शुरू कर दिए हैं। इवन के जब जो कि अडल्ट कैंप्स हैं वो भी वहाँ पे हो रहे हैं। तो हमारा प्लान बेसिकली यही है कि 2022 में हमारी जो जिस तरीके से PSL है या कैरेबियन प्रीमियर लीग है या IPL है, उस तरीके से ना वहाँ पे मेजर लीग। बहुत बहुत शुक्रिया। और विजुअली जो हम देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब कि लोकेशन देखें आप। आ गई तो जैसे मैं कह रहा था कि क्या। अच्छा जी, वी विल सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें। ये जो तीसरी लहर का डर है उसको होने ना दें। कोई तीसरी लहर होनी चाहिए। थैंक यू ज़ुहैब, बाय द वे। शुक्रिया, थैंक यू। ओके, सी यू गाइस।